हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं सीटेट का पेपर 1। इसके में जो सीडीपी होते हैं, सीडीपी यानी चाइल्ड पेडागोजी जो होता है 30 क्वेश्चन, उसके 30 मार्क का 30 क्वेश्चन आता है, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है पेपर 1, दिसंबर 2021 का ये पेपर है। ठीक है, पेपर 1 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है सीडीपी का क्वेश्चन है, हाउ कैन अ टीचर इन्हेंस इफ़ेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम। मतलब जो टीचर है वो कैसे अपने क्लासरूम में इफ़ेक्टिव लर्निंग को अच्छा बना सकता है ना, ये पूछा है आपको। तो इसके ऑप्शंस देखो। जो फर्स्ट ऑप्शन है, बाय कनेक्टिंग द कंटेक्स्ट टू द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट। मतलब जो भी वो पढ़ा रहा है उसको वो बच्चों की जो ज़िंदगी है, जो उनकी लाइफ है, उससे रिलेट करे। तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। अगर बच्चों को आपको कोई टॉपिक सिखाना है तो उनकी लाइफ में उस चीज़ों कहाँ कहाँ वो यूटिलाइज़ करते हैं वो बताओगे, उससे कनेक्ट करोगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। सेकंड क्या बोला है, बाय इनकरेजिंग कंपटीशन। देखो, कभी भी आपको ऐसे वर्ड आएंगे कंपटीशन, रिपीटेशन, तो ये सब पहले निकाल दिया जाता है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन के लिए सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो दिस सेकंड जो है, ये जो सेकंड वाला है, ये तो रॉन्ग हो गया। हाँ, ये नहीं प्रॉपर है। उसके बाद है बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो बार बार एक ही क्वेश्चन बच्चों को 100 बार लिखाना, उनको प्रैक्टिस करना तो ही वो सीखेंगे, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट इज बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड्स एट एवरी स्टेप इन लर्निंग। मतलब बच्चे ने क्या किया कि कोई सम्स राइट किया तो उसको आप चॉकलेट दोगे, तो क्या वो 10 बार अगर वो सम अलग अलग सॉल्व करता है तो क्या हम उसको 10 बार अलग अलग चॉकलेट देंगे? तो रिवॉर्ड हमेशा सही नहीं होता है। तो ये भी जो है, ये भी रॉन्ग हो गया, है ना। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन अ टीचर इन्हेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर क्लासरूम। पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो भी पढ़ा रहे हो वो टीचर उस स्टूडेंट के लाइफ से उसको क्या करे, कनेक्ट करे। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रेन ईरर इज नॉट करेक्ट। याद रखना, अभी ये नॉट वाला है ना, इसको आपको ध्यान से करना है। एग्जाम में नॉट बोला है, क्या सही नहीं है। चलो देखते हैं। सो क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रेन ईरर। मतलब जो बच्चे गलतियां करते हैं उससे रिलेटेड क्या सही नहीं है। तो जैसे पहला दिया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इरर्स इज़ मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। तो बच्चे तो गलतियां करेंगे ही, वो तो नेचुरल पार्ट है, तभी ना सीखेंगे, गलतियों से ही सीखेंगे वो। तो ये तो राइट लग रहा है हमको, ये तो बराबर लग रहा है। अच्छा, उसके बाद सेकंड बोला है, इट हेल्प्स इन असाइनिंग ग्रेड्स एंड पोजीशन टू द स्टूडेंट्स इन क्लास। मतलब ये जो बच्चे गलतियां जो करते हैं, इससे टीचर क्या करेगा, उनको ग्रेड देगा, उनको एक पोजीशन देगा कि तुम डल हो, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, इसके लिए बच्चे गलतियां करते हैं, तो हम इसलिए उनको पोजीशन असाइन करेंगे क्या? तो टीचर ऐसा कभी नहीं करता है, तो ये बराबर नहीं है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ओके, उसके बाद थर्ड क्या बोला है, इट गिव्स इंसाइड इनटू चिल्ड्रेन थिंकिंग। मतलब बच्चे जो गलतियां करते हैं तो जब टीचर उनका बुक चेक करता है, पेपर चेक करता है, तो उससे उनको समझ में आता है कि बच्चे को कितना समझा है, कितना नहीं समझा है। बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो कैसे समझेगा, है ना। तो ये वाला भी बराबर है, बच्चे गलतियां करेंगे तो ही हमको समझेगा, टीचर को समझेगा कि कितना उसने सही किया है, कितना रॉन्ग किया है, कितना उसको समझा है। तो ये भी सही है। उसके बाद फोर्थ बोला है, इट मेक्स द टीचर अवेयर ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रेन। मतलब बच्चे जब गलतियां करेंगे, क्या गलती कर रहे हैं उसके हिसाब से टीचर को समझ में आता है कि उस बच्चे को कितना कंसेप्ट अंडरस्टैंड हुआ है। तो ये भी क्या है, राइट है। तो इसमें जो है सेकंड वाला जो है ना, ये सेकंड वाला जो है, ये सेकंड वाला ही क्या है, नॉट करेक्ट है। हाँ, इट इज़ नॉट करेक्ट। सो दिस वन, सेकंड वन इज नॉट करेक्ट। अब कोई नॉट करेक्ट बोला है, याद रखिएगा। तो ईरर से रिलेटेड ये जो है, यही सही नहीं है, दिस वन। तो इसका आंसर आ गया सेकेंड वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। बोला है, इन कोल्सबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। सो कोल्सबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, उसमें अगर आपको पता है तो उसमें टोटल 3 लेवल है, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी, है ना। लेवल 1 जो है वो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है, लेवल 2 जो है वो कन्वेंशनल मोरालिटी होता है, लेवल 3 जो है वो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी होता है। 3 लेवल, और हर एक लेवल में 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। लेवल 2 में होता है स्टेज 3, स्टेज 4, और लेवल 3 में होता है स्टेज 5 एंड स्टेज 6।
ठीक है। तो इसमें क्या बोला आपको, लेवल 2 बोला है इन कोल्सबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टेज 3 बोला है एट लेवल 2। लेवल 2 मतलब कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि 10 से 13 साल के बच्चों का होता है। इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। स्टेज नंबर 3 होता है, जो स्टेज 3 होता है उसको बोला जाता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, और जो स्टेज 4 होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है। तो इसमें आपको बोला है स्टेज 3, क्या बोला है देखो, स्टेज 3। तो स्टेज 3 मैंने क्या बताया, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, तो ये वाला हो जाएगा गुड बॉय एंड गुड गर्ल। बाकी आपको देखना है लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये जो है लॉ एंड ऑर्डर, ये स्टेज 4 है। ओके, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ये स्टेज 4 होता है। इसमें आपको स्टेज 3 के बारे में बोला है, तो आएगा गुड बॉय एंड गुड गर्ल। कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ बोला है स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, है ना, इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में आपको बोला है। ठीक है, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम कैन बेनिफिट फ्रॉम, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं तो उनके लिए जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है उनको कैसे बेनिफिट हो सकता है, देखते हैं। पहला देखो, बोला है सेटिंग ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड गोल। तो ये तो सही बात है कि मतलब जो हर एक बच्चा जो स्पेशली एबल्ड है उन सब के लिए हम लोग उनको पर्सनली हम उसको ध्यान देंगे। सो उनके लिए पर्सनली हम लोग एक गोल सेट करेंगे कि इस बच्चे के लिए ये उसको सिखाना है, तो टीचर उसको पर्टिकुलरली उसको ध्यान देगा। सो सेटिंग ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड गोल, तो फर्स्ट वाला तो राइट है। तो फर्स्ट देखो अब कहाँ ऑप्शन में है, सेकंड और थर्ड में है ना। फोर्थ में तो है ही नहीं, तो फोर्थ तो गया, और फर्स्ट में भी नहीं है तो फर्स्ट भी चला गया, है ना। अभी फर्स्ट जो है वो होना चाहिए, तो फर्स्ट कहाँ है, सेकंड एंड थर्ड में है ना, सेकंड और थर्ड में है। तो अभी इन दोनों में से कोई एक होगा। देखो नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव इथोस। कॉम्पिटेटिव इथोस मतलब क्या, कंपटीशन लाइक। तो कभी भी हम लोग कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ाते हैं, तो सेकंड वाला जो हैगा वो भी निकल जाएगा। तो अभी सेकंड और थर्ड में देखो, फर्स्ट तो हो गया, अभी थर्ड और फोर्थ में से हमको एक चूज़ करना है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब बच्चे क्या होंगे, एक दूसरे से कोऑपरेशन करके सीखेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। तो इसमें थर्ड वाला सही है। सो फर्स्ट और थर्ड सही है। फोर्थ में देखो क्या बोला है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। अभी ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया कि स्कूल की अगर कुछ लॉ है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो ही करना है, तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है। तो इसमें जो फर्स्ट है सेटिंग ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड गोल, ये जो है ना, सेटिंग ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड गोल, ये और जो थर्ड वाला है कोऑपरेटिव लर्निंग, ये राइट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड वन। ओके, दिस वन इज करेक्ट, दैट इज सेटिंग ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड गोल एंड थर्ड वन दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला है, डॉल्स एंड पिंक ड्रेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ गर्ल्स वाइल कार एंड ब्लू ड्रेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ बॉयज़, है ना। क्वेश्चन आपको बोला है कि डॉल जो होता है और पिंक ड्रेसेस जो होते हैं वो मोस्टली गर्ल्स को रिलेट किया जाता है, कि जो गर्ल्स होती हैं उनको डॉल ही पसंद होता है, और हमेशा उनको पिंक ड्रेसेस, पिंक कलर उनको ज़्यादा पसंद होता है, मतलब गर्ल्स से उसको असाइन कर दिया गया है। और बॉयज़ के लिए कार हो गया, है ना, और बाइक हो गया, ब्लू ड्रेसेस हो गए, ये बॉय से रिलेटेड होते हैं। तो ये किस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट। तो आपको पता है ये जो है ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइप, है ना, इसको बोला जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप, कि मतलब सोसाइटी में एक फिक्स रोल असाइन कर दिया है कि गर्ल्स जो होंगे वो सिर्फ डॉल से ही खेलेंगे, वो बैट बॉल नहीं खेल सकते हैं, वो खो खो ही खेलेंगे। बॉयज़ जो होंगे वो खो के नहीं खेल सकते हैं, वो सिलाई नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया है, जेंडर स्टीरियोटाइप बन गया है, सोच बन गई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर कॉन्स्टेंसी नहीं है, जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है, जेंडर एम्पावरमेंट नहीं है ना, ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो इसका आंसर क्या आ गया, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डेपिक्ट, ये भी देखो क्वेश्चन नॉट वाला क्वेश्चन है, जिसको ध्यान से करना है हमको। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट depict appropriate strategies
फॉर लर्निंग इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। अभी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बोला है, ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, अभी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम मतलब क्या होता है? देखो, कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब होता है जिसमें बच्चे करके सीखते हैं, कोई भी एक्टिविटी वो खुद से करेंगे और सीखेंगे, है ना, वो ज़रूरी है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम उसको बोला जाता है, बच्चे बहुत करते हैं उसमें, कोई ऐसा रट्टाफाई कुछ नहीं किया जाता है, उसमें बच्चे करेंगे और सीखेंगे, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बोला है। तो उसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डेपिक्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए कौन सा में से स्ट्रैटेजी सही नहीं है? ओके, सही नहीं ढूंढना है। तो देखो, जैसे पहला जो है ग्रुप कोलैबोरेशन, तो ग्रुप कोलैबोरेशन तो अच्छी बात है। बच्चे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में जब ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में कुछ एक्टिविटी करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उससे वो सीखेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव क्लास में ग्रुप बनाना तो ज़रूरी होता ही है। तो फर्स्ट वाला ये तो आपको अच्छा ही है ना, ये बराबर स्ट्रैटेजी है कंस्ट्रक्टिव में। उसके बाद है ड्रिल एंड रिकॉल। देखो, ड्रिल और रिकॉल ये कभी भी राइट किसी चीज़ में नहीं होता है। ड्रिल और रिकॉल कभी राइट नहीं होता है कि बच्चे को बोल दिया गया कि इसको आप ड्रिल मतलब क्या, कोई भी सम है, कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी आंसर, उसको आप 1000 बार लिखो, है ना, बार बार उसको लिखो, ड्रिल करो और बार बार उसको याद करो, रट्टाफाई करो, तो ही आप सीखोगे। तो ये ड्रिल एंड रिकॉल इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला है? एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन, बच्चे जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी वो सीखेंगे, तो ये भी राइट है। फोर्थ वन, इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मतलब एक सम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव, बच्चे अलग अलग हमको क्या करेंगे, सॉल्यूशंस बताएंगे कि आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, तो उससे भी क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? ये सेकंड वाला। बाकी सब प्रॉपर है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम को लेकर, लेकिन ड्रिल और रिकॉल कभी भी राइट नहीं होता है किसी भी क्लासरूम में। हम लोग हमेशा, टीचर कभी भी ड्रिल और रिकॉल यूज़ नहीं करता है। तो उसका आंसर आ गया कौन सा? सेकेंड वन। चलिए अगला करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। डैश रिफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे इंटर सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल। अभी देखो, सोशल इंस्टीट्यूशन बोला है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। सोशल इंस्टीट्यूशन, इसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है और सेकेंडरी, दो ही होता है। इसको बुलाया जाता है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन ये वाला, और एक होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन ये वाला। अभी प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब क्या, कि जो बच्चा होगा, कोई भी बच्चा होता है, सबसे पहले वो किससे सीखता है? अपने परिवार से सीखता है ना, घर में सीखता है। तो फैमिली जो होती है, फैमिली हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है। उसके बाद दोस्त हो गए, स्कूल हो गया, सोसाइटी हो गया, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन आता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, बोला है कि डैश रिफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे इंटर सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल। तो स्कूल जो होता है ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन है ना, इट इज़ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। स्कूल हो गया, दोस्त हो गए, सोसाइटी हो गई, ये सब सेकेंडरी में आता है। और प्राइमरी में सिर्फ एक ही आएगा, मतलब हमारी फैमिली, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आ गया सेकेंडरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है इन जीन पियाजेट थ्योरी। ठीक है, जीन पियाजेट का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो इन जीन पियाजेट थ्योरी, क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्कीम ऑन अकाउंट ऑफ इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट विद द एग्जिस्टिंग स्कीमा। देखो आपको क्या बोला है इसमें, एग्जिस्टिंग स्कीमा बोला है, मतलब पहले से स्कीमा, पहले से नॉलेज है ना, उससे ही पहले से नॉलेज है, उसी से क्या किया है, उसने एक नया नॉलेज क्रिएट किया है। तो एडेप्टेशन नहीं होता है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन से कुछ नहीं है। एसिमिलेशन और एक्यूमुलेशन ये दो चीज़ें हैं। अभी एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, ये जो एसिमिलेशन है इसका मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन मतलब होता है न्यू नॉलेज को ग्रास्प करना, एब्जॉर्ब करना, नए नॉलेज को गेन करना, है ना। तो इसमें नया नॉलेज नहीं ले रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि वो जो पुराना नॉलेज है उसके पास, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग स्कीमा जो है उसी को अल्टर कर रहा है और उससे क्या बना रहा है, न्यू स्कीमा क्रिएट कर रहा है। तो इसको बोला जाता है एक्यूमुलेशन, ये जो है एक्यूमुलेशन बोला जाता है ना। तो इसमें याद रखना, कंफ्यूज मत होना। एसिमुलेशन कब होगा, जब वो न्यू नॉलेज को गेन करेगा, कहीं से न्यू नॉलेज गेन कर रहा है। इसमें उसने न्यू नॉलेज गेन नहीं किया है, उसने एग्जिस्टिंग स्कीमा से ही क्या किया है, न्यू स्कीमा में कन्वर्ट किया है। तो उसको बोला जाता है एक्यूमुलेशन, मतलब आपके पास जो नॉलेज है उसी को आप थोड़ा सा क्या करो, आगे पीछे करो।
तो इसका आंसर आएगा एक्यूमुलेशन। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एसोसिएटेड विथ एक्टिविटीज दैट आर इंजॉयबल और सेटिस्फाइंग इन देमसेल्फ। क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि विच टाइप ऑफ मोटिवेशन, कौन सा मोटिवेशन जो है, तो मोटिवेशन जो है याद रखिएगा दो होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इसमें ये मोटिवेशन जो है ट्रेड मोटिवेशन ये तो चला गया पहली बात, स्टेट मोटिवेशन ये भी चला गया, दो बचा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन is associated with activities that are enjoyable और satisfying in themselves। मतलब कौन सा मोटिवेशन वो होता है जिससे हमको खुशी मिलती है। तो हम कोई भी काम जब करते हैं, कोई भी काम जब करते हैं तो हमको खुशी कहाँ से मिलती है, जब हम वो अंदर से, हमको अंदर से जब मन करे कि कोई काम करना है, मोटिवेशन अंदर से आता है, तभी हमको वो काम करने में खुशी मिलती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट विल बी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगा, जब तक आपको कोई बाहर से फोर्स करेगा, ज़बरदस्ती बोलेगा कि ये करो ये पढ़ो, तो हमको उससे खुशी नहीं मिलती, वो प्रेशराइज होता है। तो इसमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या आएगा, इट विल बी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आपको खुद से क्या होना चाहिए, खुद से अंदर से भाव आना चाहिए कि मुझे आज पढ़ाई करना है, ये करना है, तो उससे आपको खुशी मिलेगी, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है रमनिक हैज़ अ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब क्या हो गया कि उसको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है ना, दैट इज विजुअल इम्पेयरमेंट इन हर क्लास। सो रमनिक हैज़ अ स्टूडेंट with visual impairment in her class. In this context, what instructional adaptations should she make in an inclusive classroom? तो अगर कोई बच्चा है जिसको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है, ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट है वो, तो इंक्लूसिव क्लासरूम में रमनिक जो है टीचर है वो, ठीक है, रमनिक जो है टीचर है, रमनिक हैज़ अ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट इन हर क्लास। In this context, what instructional adaptation should she make in an inclusive classroom? तो जो inclusive classroom है उसमें वो क्या करेगा, तो सिंपल सी बात है, जो बच्चा है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है, जैसे पहले देखो बोला है यूजिंग अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशंस, है ना, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। अभी विजुअल प्रेजेंटेशन अगर आप यूज़ करोगे, जिसको कुछ दिखाई देता ही नहीं है उसको आप विजुअल प्रेजेंटेशन पीपीटी दिखा क्या करोगे, तो ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट। सेकेंड जो बोला है प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ प्रिंट बुक्स, उसको आप कितना भी बुक्स देखो उसको दिख ही नहीं रहा तो कहाँ से वो रीड कर पाएगा, तो ये भी राइट नहीं है। देन गिविंग लॉट ऑफ स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, ओके, गिविंग लॉट ऑफ स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, प्रिंट वर्कशीट भी देखो क्या करोगे, इसको कोई दिख ही नहीं रहा है तो इससे भी वो सीख नहीं पाएगा। एंड फोर्थ वन इज मेकिंग यूज ऑफ टेक्टाइल मटेरियल सच एज 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स, उसको हम लोग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट देकर सिखा सकते हैं, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होगा उसको वो टच करेगा सीखेगा, है ना, हार्ड जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको वो टच करके सीख सकता है, तो विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए ये सही है। ओके, सो दिस इज राइट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। सो इन क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, देखो असर्शन दिया है आपको, एक रीज़न भी दिया है। तो असर्शन बोला है कि एजुकेशन फेल्स द चाइल्ड व्हेन चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस नॉलेज इन मोर और लेस द सेम वे इट वॉज रिसीव्ड। एजुकेशन जो है वो फेल करता है, बच्चों कब फेल करता है, व्हेन चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड to reproduce knowledge in more or less the same way it was received। मतलब क्या, हमने टीचर ने जैसे बच्चे को सिखाया है, बच्चा वही आंसर सेम वे में जब लिखेगा तो ही हम बच्चे को पास करेंगे, अगर नहीं लिख पाया वो उसको हम एजुकेशन क्या करता है, उसको फेल करता है, दैट इज़ फर्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट बोला है रीज़न। रीज़न में क्या है, इसका रीज़न देखो क्या बोला है, तो फर्स्ट वन तो सही है कि बच्चा जो है अगर एग्ज़ाम में प्रॉपर वे में नहीं लिखा है उसने तो उसको हम फेल करते हैं, सो ए इज़ ट्रू। तो इसमें जो फर्स्ट है बोथ ए एंड आर इज ट्रू। तो अच्छा, सेकेंड्स का देखते हैं, रीज़न क्या दिया है, रीज़न बोला है रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अ मीनिंगफुल इंडिकेटर ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग। अभी देखो ये जो रीज़न है, रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अ मीनिंगफुल इंडिकेटर ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग, मतलब क्या, बच्चे ने अगर आंसर नहीं दे पाया
तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी नहीं सीखा। तो ऐसा तो नहीं होता है ना, कि वो कैपेबल नहीं है या वो नहीं कुछ भी आंसर नहीं दिया, तो उसको हो सकता है उसने वो उस वक्त पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद लर्न करके वो आंसर दे सकता है, समझ सकता है। तो इस पर बहुत सारे रीज़न, तो ये जो रीज़न है ये सही नहीं है। बट ए जो है, असर्शन जो है ए, दैट इज़ राइट। सो इसके आंसर्स क्या आएंगे, देखो बोथ ए एंड आर ट्रू। तो ये तो राइट नहीं है, बिकॉज आर इज़ नॉट राइट। बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों फॉल्स तो नहीं है, तो ये भी चला गया। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो ये बराबर लग रहा है, बिकॉज ए तो ट्रू है बट आर जो है वो फॉल्स है। और नेक्स्ट बोला है बोथ ए एंड आर ट्रू, तो दोनों तो ट्रू नहीं है, तो ये भी चला गया। तो इसका आंसर क्या है, इट इज़ नथिंग बट थर्ड वन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सो इन क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन फेलियर इज करेक्ट। क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन फेलियर इज करेक्ट, बच्चे जो फेल होते हैं, है ना, उससे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट दिया है कि चिल्ड्रन whose parents have themselves never been to school are not interested in the education for the children। मतलब ऐसे पेरेंट्स जो कभी स्कूल ही नहीं गए, तो क्या अपने बच्चे को भी वो स्कूल भेजने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो ये तो गलत है, ऐसी बात नहीं है। तो ये फर्स्ट तो जो है वो बराबर नहीं है, सो दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि बहुत सारे अनएजुकेटेड पर्सन हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं। तो फर्स्ट तो चला गया। सेकेंड बोला है कि चाइल्ड फेलियर is a reflection of the system inability to cater to her individualized needs, है ना। तो इसमें बोला है कि चाइल्ड फेलियर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम इनएबिलिटी टू कैटर टू हर इंडिविजुअलाइज्ड नीड। मतलब क्या, कि बच्चे जो फेल होते हैं वो एक रिफ्लेक्शन है सिस्टम का, कि मतलब जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो स्कूल है या जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उनको, वो थोड़ा हो सकता है सही तरीका नहीं होगा, है ना। उसमें अलग अलग हो सकता है टीचिंग एड का यूज़ नहीं कर रहे होंगे, इसके लिए हो सकता है बच्चे फेल हो रहे हैं, तो ये तो थोड़ा ठीक लग रहा है। अगले देखते हैं नेक्स्ट वन, थर्ड वन बोला है कि चाइल्ड फेलियर कैन ऑलवेज बी एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक डिफेक्ट्स। तो ऐसा होता है क्या कि कोई बच्चा अगर फेल हो रहा है तो उसका उसके जीन में कुछ प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये थर्ड वाला भी राइट नहीं है। फोर्थ वन इज चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ आर नॉट कैपेबल ऑफ अचीविंग एकेडमिक सक्सेस। जो चिल्ड्रेन जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, जो लोअर कास्ट से आते हैं, तो वो कभी भी सक्सेस हो ही नहीं सकते। ऐसा होता है क्या, नहीं, तो ये भी राइट नहीं है। तो इसमें जो तीनों है, फर्स्ट वाला ये भी राइट नहीं है, ये थर्ड वाला ये भी सही नहीं है, और फोर्थ वाला ये भी सही नहीं है। तो अगर फेलियर में देखा जाए सही तरीके से, तो ये सिस्टम है, सिस्टम का ये प्रॉब्लम है कि सिस्टम जो है या स्कूल जो है वो सही तरीके से उनको एक्सप्लेन शायद नहीं कर पा रहा है, या उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। सो दिस सेकेंड वन इज़ प्रॉपर वन, तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकेंड वन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। मैंने बताया था आपको कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम क्या होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम ऐसा क्लासरूम होता है जिसमें बच्चे क्या करेंगे, एक्टिव रहेंगे, वो खुद से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, टीचर उनको हेल्प करेगा। तो एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में क्या होना चाहिए, देखो रोल ऑफ टीचर और स्टूडेंट क्या होता है। पहला बोला स्टूडेंट्स आर एक्टिव, मतलब स्टूडेंट बहुत एक्टिव है, प्रॉपरली सब कर रहे हैं, बट टीचर इज़ पैसिव। पैसिव मतलब एकदम आलसी। तो ऐसा होना चाहिए क्या कि स्टूडेंट जो है बहुत एक्टिव हैं और टीचर जो एकदम आलसी है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो ये तो सही नहीं है। तो फर्स्ट तो इसका आंसर नहीं होगा। सेकेंड है टीचर इज़ एक्टिव, टीचर बहुत एक्टिव है लेकिन स्टूडेंट्स आलसी है, स्टूडेंट कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो ये भी राइट नहीं है। बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर आर पैसिव, दोनों आलसी हैं, दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। फोर्थ वन इज़ वॉट, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, है ना। तो एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों का क्या होना चाहिए, एक्टिव दोनों होनी चाहिए। तो ये वाला क्या है, राइट है। बाकी ये तीनों क्या है इसमें, ये तीनों रॉन्ग है। ठीक है, एक्टिविस्ट क्लासरूम याद रखना, एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट जो क्लासरूम होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में लर्निंग बाय डूइंग किया जाता है, मतलब बच्चे करेंगे और सीखेंगे, और टीचर क्या करता है, उसका हेल्प करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
सो क्वेश्चन नंबर 14 इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, है ना, जीन पियाजेट का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। सो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, डैश इज अ कंसेप्ट और फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रिएट इंफॉर्मेशन। तो याद रखिएगा, जो जीन पियाजेट का जो थ्योरी है उसमें एक्सपोजिटरी मॉडल ये सब ऐसा कुछ नहीं है, जो स्कीमा होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज स्कीमा, सिंपल वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि हाउ आर चिल्ड्रेन अंडरस्टूड इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम है उसमें बच्चे कैसे समझ में आता है उनको, हाउ आर द चिल्ड्रेन अंडरस्टूड इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम। तो बच्चे कैसे समझते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। सो इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम या फ्रेम बच्चे कैसे समझते हैं, सबसे पहला तो मिनिएचर एडल्ट्स, बच्चे जो होते हैं वो मिनिएचर एडल्ट्स हैं, मतलब क्या बच्चे एडल्ट्स होते हैं क्या, नहीं। सेकेंड बोला है कि एज बिंग बॉर्न ईविल, बच्चे ईविल होते हैं, दुष्ट होते हैं क्या, नहीं, ये भी गलत है। एज बिंग बॉर्न विथ अ क्यूरोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, बच्चों में ये क्यूरोसिटी होती है वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का, तो ये राइट है। और पैसिव मतलब आलसी, तो आलसी नहीं होते हैं बच्चे, है ना, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड वन आएगा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में एज बिंग बॉर्न विथ अ क्यूरोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, हाउ कैन अ टीचर क्रिएट एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट फॉर लर्नर्स, ओके, फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स इन क्लासरूम। क्वेश्चन है हाउ कैन अ टीचर क्रिएट एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट फॉर लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स इन क्लासरूम, मतलब कोई एक पर्टिकुलर क्लासरूम है उसमें अलग अलग जो हैं कास्ट के अलग अलग ग्रुप के बच्चे हैं, तो उसमें टीचर जो है इंक्लूसिव इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेगा, क्या करेगा कि सब में क्या है भाईचारा रहे, सब मिलजुल के रहें, उसमें ऐसा क्या करेगा वो अलग अलग कास्ट के अगर हैं तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन हर ओन स्टीरियोटाइप एंड बिलीव्स दैट कंस्ट्रेंट मतलब रुकावट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब क्या कि उसके जो टीचर क्या, देखो क्या बोला इसमें, बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन हर ओन स्टीरियोटाइप, मतलब जो टीचर का खुद का जो सोच है, जो स्टीरियोटाइप है, जो बिलीफ है, जो बच्चों के प्रोग्रेस में, है ना, लर्निंग में बाधा हो सकता है, उसको वो दूर रखे। रिफ्लेक्ट मतलब उसको क्या दूर रखे, वो चेंज करे अपने थिंकिंग को, तो ये तो सही बात है ना, कि अगर टीचर ही अगर सोचेगा कि ये अपर कास्ट का है, ये लोअर कास्ट का है, मैं इसको कैसे पढ़ाऊँ, मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगी, तो वो सही नहीं है। तो उसको क्या करना चाहिए टीचर को, ये जो सोच है, जो भी सोच है, ये सबको अपने से दूर रखना चाहिए, उनको सबको इक्वली देखना है, सबको पढ़ाना है। मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ये बराबर है, तो उसमें फर्स्ट देखो सब में है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब में फर्स्ट है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, तो फर्स्ट वन तो राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्लूड, सेकेंड इज इंक्लूड डाइवर्सिटी, इंक्लूड मतलब आपको एक्सक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड करना है। सो इंक्लूड डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस इन क्लासरूम, मतलब क्या कि चिल्ड्रन एक्सपीरियंस जो होगा, है ना, चिल्ड्रन बहुत सारे खुद के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं क्लासरूम में। सो इंक्लूड डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इन क्लासरूम, जो बच्चों का जो एक्सपीरियंस है, हर एक बच्चे का अलग अलग कास्ट से आया है, अलग अलग जगह से आया है, तो उसके बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, तो उनको क्या करना, अपने जब वो टीचर कोई पढ़ा रहा है तो उससे अगर कोई टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई बच्चा कुछ बताना चाहता है, तो उसको वो सुने और बच्चों के साथ डिस्कस करे, है ना, तो उससे भी क्या होगा, बच्चे सीखेंगे और सोशलाइजेशन बढ़ेगा, तो ये सही लग रहा है। तो इसमें जो है सेकेंड वाला प्रॉपर है और फर्स्ट वाला भी क्या है, प्रॉपर है, तो ये दोनों ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड में क्या बोला है, क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन इथोस दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, तो इक्वालिटी तो होना ही चाहिए क्लासरूम में, है ना, भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो इक्वालिटी होना चाहिए, मतलब ये तीनों बराबर लग रहे हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, ये तीनों हमको बराबर लग रहे हैं। अच्छा फोर्थ वन देखो क्या बोला है, इनकरेज चिल्ड्रेन टू अडेप्ट टू एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड करिकुलम, मतलब क्या कि स्टैंडर्ड, मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड ये वर्ड आ गया तो मोस्टली इसको निकाल दिया जाता है। अभी बोला क्या है कि जो स्टैंडर्ड करिकुलम होगा, जो स्कूल का कुछ रूल्स है, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, आपको ये फॉलो करना ही है
कि आपको ये महंगे शूज़ पहन के आने हैं, महंगे ड्रेस पहन के आने हैं, ऐसा अडेप्ट करना है, तो हर बच्चे का ये नहीं हो सकता। सो वैसा इंकरेज करना तो ये सही नहीं है। सो दिस फोर्थ वन इज़ नॉट अ प्रॉपर वन। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये सही है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो है ये बराबर है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड मतलब जो पहले से ही निर्धारित हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स और हेरिडिटी। तो देखो जीन की बात हो रही है, जेनेटिक्स, तो जीन की वजह से क्या होता है, इंटरेस्ट इन स्टडी, ये तो नहीं होगा कि अगर मेरे मॉम डैड को अगर साइंस पसंद है तो मुझे भी साइंस पसंद हो, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट बोला है एकेडमिक सक्सेस, अगर वो सक्सेसफुल है तो मैं भी अच्छे पढ़ाई में अच्छा होऊंगा, बहुत टॉपर होऊंगा, ऐसा तो नहीं होता है, तो ये भी सही नहीं है। चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड तो कोई भी कैसे भी बना सकता है, जीन से रिलेटेड कुछ नहीं है इसमें। हाँ, कलर ऑफ द आइज़ ये जो है ये जीन से रिलेटेड होता है, कलर ऑफ द आइज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। The information related to the procedure of riding a bike, folding laundry, and experience of climbing a tree as a 7-year-old is stored it। तो ये क्वेश्चन बोला है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे अगर हम साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं या कपड़े को घड़ी करके रखते हैं, है ना, या तो पेड़ पे जब हम चढ़ते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग छोटे होते हैं तब हम सीखते हैं, तो ज़िंदगी भर हमको ये याद रहता है। तो ये कौन से मेमोरी में आता है, तो देखो ये सेंसरी मेमोरी नहीं है, शॉर्ट मेमोरी तो नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब कुछ समय में आज भूल जाओगे, वर्किंग मेमोरी ये भी नहीं है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो बचपन में हमने खेला था, जो खेल खेले थे वो आज तक हमको याद है ना, पेड़ पे चढ़ना, साइकिल चलाना, आज भी हम साइकिल चला सकते हैं, हमने उसका प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया लेकिन हमको पता है साइकिल कैसे चलाया जाता है, तो ये क्या होता है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज अनुपमा अ साइंस टीचर ऑफन मेक्स लिंकेज इन हर क्लासरूम विद द कंसेप्ट स्टूडेंट्स आर स्टडिंग मैथमेटिक्स। तो अनुपमा कोई साइंस टीचर है, वो जब पढ़ाती है तो मैथ के जो मैथमेटिक्स जो है ना, मैथ सब्जेक्ट जो है वहाँ से कुछ टॉपिक और साइंस के कुछ टॉपिक, मतलब साइंस के कुछ टॉपिक को मैथ्स के कुछ टॉपिक से कनेक्ट करके बताती है ना। तो इसको दिस काइंड ऑफ पेडागॉजी इसको क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको बोला जाता है इंटर डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी मतलब होता है कि जो दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, और इंटर बोला है मतलब उनको कनेक्ट करना। सो फर्स्ट वन क्या बोला देखो, वुड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड प्रमोट इंटर डिसिप्लिनरी, तो ये तो बराबर है कि इसमें इंटर डिसिप्लिनरी प्रमोट हो रहा है। मतलब देखेंगे अगर हम लोग, तो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं मैथ, साइंस या कोई और भी सब्जेक्ट जो होगा, उसमें कुछ टॉपिक सेम होते हैं, तो वो कनेक्ट किया जाता है, उसको सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दैट इज़ इंटर डिसिप्लिनरी। सेकेंड बोला है वुड प्रमोट मिसकंसेप्शन अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों में मिसकंसेप्शन जनरेट होगा क्या इससे, नहीं, तो ये तो गलत है, तो ये सेकेंड वाला है, ये सही नहीं है। अच्छा, फिर बोला है वुड हिंडर, हिंडर मतलब क्या, रुकावट। सो हिंडर लर्निंग एज इट विड इंक्रीज द स्टूडेंट बर्डन, स्टूडेंट का क्या होगा, बर्डन बढ़ेगा क्या, नहीं, ये भी सही नहीं है। वुड हिंडर इन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज गेन करने के लिए उनकी रुकावट होगी क्या, नहीं, तो इसका क्या आंसर है, फर्स्ट वन। मतलब देखो बहुत सारे कंसेप्ट साइंस के मैथ के जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, कुछ टॉपिक्स जो होंगे उसमें मैथ्स टीचर साइंस का एग्जाम्पल बताता है और साइंस का टीचर हो सकता है मैथ का भी एग्जाम्पल बताता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर डिसिप्लिनरी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, रीना ऑलवेज थिंक्स ऑफ वैलिड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम गिवन इन द क्लास। सो रीना कोई स्टूडेंट है, वो किसी एक प्रॉब्लम की बहुत सारा सॉल्यूशंस निकालती है ना। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दो चीज़ें होता है, एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। बाकी ये लो वाला जो है मेंटल इम्पेयरमेंट ये सब नहीं है। अभी देखो आप कैसे समझोगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग है ये सोचना है। तो इसमें जैसे आपको नाम है, जैसे कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक पॉइंट है और उस पे क्या हो रही हैं, रेस जो हो रही हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, मतलब एक पॉइंट पे ऐसे मिल रही हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। दिस इज कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये है कन्वर्जेंट। मतलब क्या,
अगर आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, उसके अलग अलग वेज फाइंड करने हैं उसी एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, है ना। मतलब मान लो कोई एक मैथ का सम है और पाँच छः स्टूडेंट, ऐसे पाँच छः स्टूडेंट्स हैं, वो सब के सब सोच रहे हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, उस एक ही क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए एक ही मेथड से। उसको हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग इस तरीके से होता है ना। और देखो जो सेकंड होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग में जैसे एक प्रॉब्लम है तो डाइवर्जेंट मतलब क्या होगा, ऐसे दूर जाएंगे, एक पॉइंट से दूर जाएंगे, इसको हम लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अलग अलग वे सोचा जाता है कि किसी एक प्रॉब्लम को हम लोग किस अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ नथिंग बट डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना। तो इसमें क्या बोला है कि रीना ऑलवेज थिंक ऑफ वेरिएड सॉल्यूशन, वो अलग अलग सॉल्यूशंस निकालती है किसी एक प्रॉब्लम का, फॉर एनी प्रॉब्लम। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना। एक ही प्रॉब्लम है, उस एक ही प्रॉब्लम को वो क्या कर रही है, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रही है। सो दैट इज नथिंग बट डाइवर्जेंट थिंकिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सो इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, फिर से देखिए, इसमें आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के बारे में बोल दिया है। सो इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन, मतलब जो इम्फेसिस होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए, किस पे देना चाहिए। पहला स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट, तो मैंने आपको बोला ये जो स्टैंडर्डाइज होता है ये मोस्टली निकाल दिया जाता है, तो इसको निकाल दिया कीजिए। तो स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट होना चाहिए, समेटिव असेसमेंट होना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, या सिंगुलर असेसमेंट। देखो असेसमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ये समेटिव और एक होता है ये फॉर्मेटिव। अभी फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि एग्ज़ाम लेने से पहले जो टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है लेक्चर के टाइम, उसमें अगर मान लो कोई वो पढ़ा रहा है, कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, उसने बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने आंसर दिया, तो उस असेसमेंट को बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना, ये बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट क्या होगा, जो हम सेमेस्टर एग्ज़ाम लेते हैं, लास्ट में जो एग्ज़ाम होता है उसको बोला जाता है समेटिव। समेटिव मतलब पूरा साल भर आपने क्या क्या किया, क्या क्या सीखा, वो उस क्वेश्चन पेपर में आप लिखो, पूरा उनका नॉलेज देखो, दैट इज़ समेटिव असेसमेंट। तो इसमें आपको क्या बोला है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर की बात हो रही है ना। तो क्लासरूम के अंदर की बात, क्लासरूम के अंदर की बात मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, जब टीचर पढ़ा रहा है उस वक्त उसने क्वेश्चन जो पूछे होंगे, दैट इज नथिंग बट फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं 22 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कार्फ फोल्डिंग बाय द टीचर। अभी स्कार्फ फोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प करना, सपोर्ट करना, है ना। तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, नॉट वाला क्वेश्चन है ये। सो बोला है कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कार्फ फोल्डिंग बाय द टीचर। सो टीचर ने जो मदद किया है उसका कौन सा एग्जाम्पल ये नहीं है। देखो अभी जैसे पीयर ट्यूटोरिंग जो है ना, पीयर ट्यूटोरिंग, इसमें क्या होता है, पीयर मतलब क्या, हमारे जो दोस्त हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं समझाने में, तो ये भी बराबर है, स्कार्फ फोल्डिंग मदद ही हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, दोस्त अपने दोस्त का मदद करेगा, दैट इज़ पीयर ट्यूटोरिंग। जैसे कोई सम होता है मैथ में, मान लो मुझे समझा है, मेरे फ्रेंड को नहीं समझा, तो मैं उसको समझाऊंगा, है ना, पीयर ट्यूटोरिंग हो रहा है इसको। नेक्स्ट है मॉडलिंग स्किल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन मतलब जैसे किसी की नकल करना, है ना, कोई अच्छा लिखने में बहुत अच्छा लिख रहा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो उसका मैं प्रेजेंटेशन देख के वो कैसा लिख रहा है मैं भी अपने हिसाब से उस पर जैसा लिखने का ट्राई करूँगा, नीट एंड क्लीन सॉल्व करने का ट्राई करूँगा सम्स जो है मैथ के। तो ये भी जो है मदद मिल रहा है। प्रोमोट एंड क्यूज़, ये भी बराबर है ना। लेकिन इसमें जो ये आंसर दिया है रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन मतलब क्या, रट्टा मारना। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी आंसर में अगर आपको ये मिलता है रिकॉल एंड ड्रिल हो गया या रोट मेमोराइजेशन हो गया, तो उसको आप पहले निकाल दीजिए कि तो ये कभी भी हम लोग रट्टाफाई कभी नहीं कराते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आ गया, ये सब वर्ड्स आपको निकालना है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा थर्ड वन, दैट इज रोट मेमोराइजेशन। दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कि रश्मि यूजेस अ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन हर क्लास
एंड ऑफन मेक्स ग्रुप्स टू फैसिलिटेट पीयर लर्निंग। क्या बोला है देखो इसमें, रश्मि यूजेस अ वैरायटी ऑफ टास्क, अलग अलग टास्क का वो इस्तेमाल करती है टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स। जो बच्चे हैं वो किस अलग अलग तरीके से सीखते हैं, हर एक बच्चे का सीखने का वे अलग होता है। किसी को पीपीटी से समझ में आता है, किसी को एक्टिविटी से समझ में आता है, कोई सिर्फ टेक्स्ट बुक लर्न रीड करके देख कर भी समझ लेता है। तो अलग अलग सबकी नीड होती है ना। सो लर्निंग पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन हर क्लास एंड ऑफन मेक्स ग्रुप, वो क्या बना रही है, ग्रुप बना रही है ना, बच्चों का ग्रुप बना रही है टू फैसिलिटेट पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग मतलब क्या, कि बच्चे जो हैं ग्रुप में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, पीयर लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग थेरी सपोर्ट हर एक्शन, अब इसमें से कौन सा जो थेरी है इसको एक्शन को सपोर्ट करता है। देखो अभी बी एफ स्किनर बिहेवियर का थेरी तो नहीं है ये, लॉरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट, मोरल की बात ही नहीं है इसमें तो ये दोनों तो हट गया है ना, ये दोनों चले गए, ये दोनों नहीं है, मोरल डेवलपमेंट का बात नहीं हो रहा है इसमें। और ये साइकोसेक्सुअल, सेक्सुअल की बात ही नहीं हो रही इसमें। सो इसमें क्या आएगा, ली वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। देखो सोशियो कल्चरल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियो कल्चरल मतलब क्या होता है, बच्चे जब एक दूसरे से मिलेंगे, ग्रुप बनेगा, एक दूसरे से बात करेंगे, सोसाइटी की तरह क्या करेंगे वो, मतलब एक दूसरे से चीज़ें सीखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। एक दूसरे की कल्चर सीखेंगे, वो कभी होगा जब बच्चे एक दूसरे के साथ बात करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, है ना। दैट इज नथिंग बट सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट वन, ली वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, बिकॉज यहाँ देखो ग्रुप बना रहा है इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना। आपको मैंने बताया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये हमेशा आता ही है, एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये क्या प्रपोज करता है। जैसे फर्स्ट बोला है रिडक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, तो स्कूल का जो करिकुलम है उसको कम करना। अगर आपने देखा होगा अभी की जो सिलेबस है ना, उसमें क्वेश्चंस को कम किया है, बर्डन को कम किया है, तो ये तो सही बात है। नेक्स्ट बोला है इंक्रीज फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, स्कूल करिकुलम जो है उसको फ्लैक्सिबल किया है, कि उसमें कोई चैप्टर को निकालना है, ये ऐड करना है, तो उसको फ्लैक्सिबल किया है, तो ये भी तो राइट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन। नेक्स्ट है थर्ड वन, दैट इज इम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, रोट लर्निंग यानी रट्टाफाई करना कभी कोई नहीं बोलता है, तो ये तो थर्ड वाला तो गया। तो देखिए थर्ड कहाँ कहाँ है, थर्ड यहाँ है तो ये भी चला गया, थर्ड और कहाँ है, ये सेकेंड में, ये भी चला गया, है ना। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या बोला है, इम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या, जो बहुत सोचने वाला चीज़ होता है, बच्चे जब सोचेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो ही सीखेंगे, तो ये भी बराबर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ। देखिए फर्स्ट सेकेंड फोर्थ कहाँ है, ये फर्स्ट में है, सो इसका आंसर आ गया फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, दैट इज फर्स्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोला है कि टीचर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स, टीचर का जो एक्सपेक्टेशन होता है उसके बच्चों से, वो क्या होता है, हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग। जो टीचर एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा जो बच्चा है, मैंने इसको सिखाया, इतने बच्चों को मैंने सिखाया है, तो ये बच्चे अच्छे करने चाहिए, भविष्य में सक्सेसफुल बनने चाहिए, है ना, ये हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, टीचर का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। अगर ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ बोला है टीचर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग। यस, इम्पैक्ट तो होता ही है कि टीचर जो है ऐसा सिर्फ सोच लेगा कि जैसा पढ़ाना है मैं पढ़ा दूँ, बच्चों अपने लाइफ देख लेंगे वो लोग, तो ऐसा नहीं होता है। टीचर का एक्सपेक्टेशन जो होता है उनके बच्चों यानी उनके स्टूडेंट्स से रिलेटेड होता ही है। सो इट हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ देयर लर्निंग, बच्चों पे इम्पैक्ट करता ही है वो, तो ये तो राइट है। सेकेंड देखते हैं, शुड नॉट बी को रिलेट विद द स्टूडेंट लर्निंग, लर्निंग से, स्टूडेंट के लर्निंग से बिल्कुल भी रिलेट नहीं है, तो ये तो गलत बात है। नेक्स्ट है डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट लर्निंग, इफेक्ट तो करेगा ही, तो ये भी इसका आंसर बराबर नहीं है, डू नॉट हैव एनी इफेक्ट, इफेक्ट तो होता ही है। आर अ सोल डिटर्मिनेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग, ओके, आर अ सोल डिटर्मिनेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग, मतलब ये जो टीचर का जो एक्सपेक्टेशन है सिर्फ ये अकेला ही ऐसा डिटर्मिनेशन है क्या चिल्ड्रन लर्निंग का, तो ये भी सही नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट। सो टीचर एक्सपेक्टेशन जो होता है, टीचर एक्सपेक्टेशन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग, दिस इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोला है। हु डिसमिस द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड डिफाइंड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। हु डिसमिस, देखो क्वेश्चन बोला है कि हु डिसमिस द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, जो जनरल इंटेलिजेंस है उसको डिसमिस किया किसने, और डिफाइन किया इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन। तो वो जो है वो है हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने इंटेलिजेंस का एक अलग डेफिनेशन दिया था, दैट इज़ हार्वर्ड गार्डनर। बाकी ये जो है स्पीयरमैन है, सीमॉन है, अल्फ्रेड बिनेट है, ये सब नहीं है, इट इज़ हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने इंटेलिजेंस का एक अलग ही डेफिनेशन दिया, वी कैन से। नेक्स्ट वन 27 देखिए क्या बोला है। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो क्लासरूम होते हैं जिसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, मतलब बच्चे हैं, बच्चों का प्रोग्रेस करने के लिए उनको ध्यान में रखा जाता है। जो भी चीज़ें की जाती हैं बच्चों के प्रोसेस के लिए की जाती है, प्रोग्रेस के लिए की जाती है। तो बच्चे हमारे मेन पॉइंट होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बोला जाता है इसको। सो अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है ना, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैन बी क्रिएटेड बाय, अभी चाइल्ड सेंटर क्लासरूम कैन बी क्रिएटेड बाय, कैसे चाइल्ड सेंटर क्लासरूम हम क्रिएट कर सकते हैं, देखते हैं। पहला, प्रोवाइडिंग फ्रिक्वेंट टेस्ट एंड कीपिंग लर्निंग इन अ इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ फियर, हमेशा वो डर के माहौल में ही बच्चा सीखेगा तभी होगा क्या, तो ये तो गलत है, डर के माहौल में कभी भी कोई बच्चा नहीं सीखता। डिस्करेजिंग क्वेश्चन एंड कीपिंग लर्निंग पैसिव, आलसी, पैसिव मतलब आलसी बना के रखना, डिस्करेजिंग करना, तो ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट वन, प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस, ओके ये ठीक लग रहा है कि जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं उनको कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको बताना कि आप अच्छा पढ़ रहे हो, आप में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है ना, तो बच्चों में सुधार होगा, तो ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन, दैट इज़ प्रमोटिंग कंपटीशन बिटवीन लर्नर्स, हम लोग कभी भी कंपटीशन के लिए बच्चों को तैयार नहीं करते कि लर्नर्स के बीच में कंपटीशन हो, तू ज़्यादा सीखा मैंने कम सीखा, ऐसा नहीं होता है ना, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वन इज करेक्ट, दैट इज प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर अबाउट देयर परफॉर्मेंस, तो ये पॉजिटिव है, बाकी तीनों नेगेटिव है, तो इसका आंसर हो गया कौन सा, थर्ड वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, प्राइवेट स्पीच। सो प्राइवेट स्पीच इन वाइगोस्की थ्योरी, देखो क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच इन वाइगोस्की, जो ली वाइगोस्की थ्योरी है उसमें प्राइवेट स्पीच के बारे में उन्होंने बताया है। तो बोला है प्राइवेट स्पीच इन वाइगोस्की थ्योरी, फर्स्ट वन बोला है इज एन इंडिकेशन दैट कॉग्निशन इज नेवर इंटरनलाइज, कॉग्निशन मतलब क्या, जो भी हम अपने ब्रेन से अपने दिमाग से सोचते हैं उसको हम लोग कॉग्निशन बोलते हैं। तो प्राइवेट स्पीच मतलब क्या होता है ना, कि जैसे कभी कभी हम लोग जो है खुद से बात करते हैं, है ना, एक कोने में बैठ के हम लोग खुद से ही डिस्कस करते हैं, तो वो होता है प्राइवेट स्पीच, खुद से बातें करते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं। तो प्राइवेट स्पीच में दिमाग का तो यूज़ होता ही है, तो ये जो फर्स्ट वाला है इज़ एन इंडिकेशन दैट कॉग्निशन इज़ नेवर इंटरनलाइज, तो ये तो सही नहीं है। नेक्स्ट बोला है हेल्प द चिल्ड्रेन टू रेगुलेट देयर बिहेवियर वाइल डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क करते समय बच्चों को ये हेल्प करता है, हाँ ये तो ठीक लग रहा है, बिकॉज बहुत बच्चे होते हैं जब वो लोग कुछ पेपर देते हैं या सम करते हैं तो वो खुद से ही डिस्कस करते हैं कि ये स्टेप राइट है कि रॉन्ग है, क्या होगा ऐसा, तो ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इज इंडिकेटिव ऑफ चिल्ड्रेन ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म नहीं बताता है, ये ईगोसेंट्रिज्म नहीं होता है बच्चों में कि ये बताएगा प्राइवेट स्पेस से ईगोसेंट्रिज्म नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, चिल्ड्रन एक्शन एंड बिहेवियर, तो इससे कोई हिंड्रेंस नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड वन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन बोला है राजू राइट 61 एज 16 and often get confused between the letter B and D. These are प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो देखिए ये जो है ये क्या है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया, लर्नर हेल्पलेस, तो ये तो कुछ नहीं होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। देखिए डिस्ग्राफिया मतलब क्या, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, यहाँ देखो यहाँ वो लिख तो पा रहा है, वो 61 16 लिख रहा है, तो डिस्ग्राफिया तो नहीं होगा, उसको लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, वो लिख पा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, डिसलेक्सिया प्रॉब्लम हो रहा है, उसको रीडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है,
उसको 61 और 16 एक जैसा दिख रहा है, वो बी और डी जैसा दिख रहा है, तो उसको हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसग्राफिया क्या होगा? डिसग्राफिया मतलब लिखने में प्रॉब्लम जो होगा उसको हम लोग डिसग्राफिया बोलते हैं। तो यहाँ वो बच्चा लिख तो पा रहा है 61 16 वो लिख रहा है, लेकिन उल्टा लिख रहा है, मतलब उसको अलग ही दिख रहा है वो, है ना, रीडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। तो रीडिंग में जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड डिसलेक्सिया। हाँ, दैट इज डिसलेक्सिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डिसलेक्सिया आएगा, डिसग्राफिया नहीं आएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। डेवलपमेंट इज, तो डेवलपमेंट जो होता है इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, नहीं, डेवलपमेंट यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है। नेक्स्ट है इट इज़ मॉडिफिएबल, यस, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। यूनिडायमेंशनल नहीं, टोटली जेनेटिक, पूरा का पूरा जेनेटिक पे डिपेंड नहीं करता है। तो मॉडिफिएबल, डेवलपमेंट जो होता है मॉडिफिएबल होता है, मतलब क्या? जैसे देखिए, जैसे हम जब छोटे होते हैं तो स्मॉल बच्चे होते हैं तो हम लोग लिखते हैं टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी लिखते हैं। धीरे 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 हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है और हमारा जो राइटिंग है, जैसे जैसे हम पेन को प्रॉपरली पकड़ सकते हैं वैसे वैसे हम क्या करते हैं, हमारा राइटिंग सुधरते जाता है, हमारे अंदर डेवलपमेंट होता जाता है। तो हम क्या करते हैं, अपने राइटिंग को मॉडिफाई करते रहते हैं। जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं तो हमारा राइटिंग अच्छा हो जाता है, दैट इज़ मॉडिफिएबल। सो डेवलपमेंट इज़ व्हाट? डेवलपमेंट इज़ मॉडिफिएबल। ओके, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं दैट इज़ पेपर 1, ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये आपको समझा होगा। इसके और भी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।